नमस्कार मेरे प्यारे बंधुओं, अंजय गुरुकुल में आपका भरपूर स्वागत है। दोस्तों, भारत भूगोल की क्लास पूरी एक वीडियो में जा चुकी है। विश्व भूगोल सम्मिलित है भारत भूगोल, उसमें भी 3 क्लासें हो चुकी हैं, तीनों मैराथन क्लासें। विश्व भारत भूगोल की भी मैराथन क्लास हो चुकी है। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं पॉलिटी की। ये जो पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ, ये यूपीपी, यूपीएसआई तथा एसआई लेवल के अन्य एग्जामों के लिए जो भी है, वीडियो है, लेखपाल है आदि जो भी है, सबके लिए उपयोगी क्लास है। थोड़ा इसका लेवल मैं बढ़ा के बता रहा हूँ, ठीक है। इतना टाइम नहीं मिल पाता मुझे कि मैं हर एग्ज़ाम की क्लास अलग अलग दे पाऊँ, इसीलिए एक क्लास जो है एक में कंबाइंड करके बताई जा रही है। आइए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान पे। सबसे पहले संविधान के स्रोत देखेंगे। तो संविधान के जो स्रोत हैं, ब्रिटेन के संविधान, अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का, कनाडा का, जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया का, सोवियत संघ का, फ्रांस का, दक्षिण अफ्रीका का और जापान का। मतलब कि इतने सारे देशों के संविधान से को पढ़ा गया। पढ़ करके इनमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं निकाली गई और निकाल करके भारतीय संविधान के अंतर्गत उसको रखा गया। तो याद रख लेना, जो जो भी देश हैं, मैं पूरा किस देश से कौन सी विषय ली गई है, कौन सा किस देश से कौन सा संबंधित जो कानून है वो बनाया गया है। तो हम इस वीडियो में पूरा संवैधानिक इतिहास देखेंगे, संविधान के जो स्रोत हैं उसको देखेंगे, 1935 अधिनियम देखेंगे। उसके बाद जहाँ तक ये वीडियो जाएगी मैं ले जाने की कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैं सोच रहा हूँ कि मूल अधिकार इसी वीडियो में समाप्त हो जाए, कहीं और बाहर न जाना पड़े। मूल अधिकार समाप्त हो जाएगा तो 1 या 2 वीडियो और आएगी बस पॉलिटी की, इससे ज़्यादा आपको पढ़नी नहीं है। तो लगे रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। पेपर 18 फरवरी को है, आप लोगों को पहले से पता है। अभी कोई सूचना नहीं आई है घटने की या बढ़ने की, हो सकता है आ भी जाए आजकल में, क्योंकि फार्म भरे जा चुके हैं, जो भी है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935। हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या उठाया गया, क्या लिया गया है। हमारा संविधान जो है, इसे भारत शासन 1935 का जो अधिनियम आया था, इसे मिनी संविधान भी बोल सकते हैं, ठीक है। इससे सबसे ज़्यादा हमारा संविधान इसी अधिनियम से प्रेरित है, जो ये आया था 1935 में। भले ही उस समय भारत गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था, लेकिन 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। भारतीय संविधान के इसमें क्या है, जो संघीय तंत्र हैं, संघीय तंत्र की व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण जो हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा संघीय तंत्र, आधा संविधान तो इसी में है। राज्यपाल, राज्य से संबंधित जो कानून है, राज्यपाल हैं, तो ये भी लिए गए हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात, उस समय हमारा देश गुलाम था, और किसका गुलाम था? ब्रिटेन का। जो भारत शासन अधिनियम आया था, ये भी यही लोग लेके आए थे। और ब्रिटेन का भी संविधान है, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, ये भी प्रश्न आता है। तो प्रश्न बनाते हुए चलिए, प्रत्येक बात जो बोल रहा हूँ नोट करते हुए चलिए। प्रश्न बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न किस तरीके से आ जाए कोई पता नहीं है। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? जैसे संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है। इसका ध्यान रखना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि संसदीय शासन व्यवस्था किसके संविधान से ली गई है। थोड़ा ऊपर लेवल में जाएंगे तो वहां प्रश्न आ सकता है, एकल नागरिक की जो व्यवस्था है भारत में, वो किसके संविधान से ली गई है। एकल नागरिक का मतलब यही है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दो हैं, तो दो नागरिकता नहीं है, जैसे अमेरिका आदि में है। उसके बाद आता है तीसरा, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया।
सबसे बड़ी बात जो हमारे अधिकार हमें जीने के योग्य बनाता है, जीने के लिए जरूरी है, वो है मूल अधिकार। तो अमेरिका के संविधान से पहली चीज तो मूल अधिकार, दूसरी चीज न्यायपालिका की स्वतंत्रता, किसी का हस्तक्षेप ना होना, और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाया जाना, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया की लगाई जाती है, अभी आगे हम देखेंगे किस तरीके से महाभियोग लगाया जाता है, किस तरीके से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, तो इसे हम देखेंगे आगे चल के। तो ये सब जो है चीज़ें हैं, ये अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। अब प्रश्न थोड़ा अगर लेवल में बनता है तो यहाँ से पूछा जा सकता है, जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है किसके संविधान से प्रेरित है? बढ़िया सा प्रश्न बन सकता है। और प्रश्न बनाना है तो 2-3 इसमें से दे देंगे, एक अलग व्यवस्था दे देंगे और बोलेंगे कि अमेरिका के संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं किया गया। इस तरीके से प्रश्न, लेकिन ये यूपीएससी और पीसीएस लेवल के प्रश्न बनते हैं, ये हवलदार लेवल के प्रश्न नहीं बनेंगे। यहाँ पे सिंपल सा पूछा जा सकता है कि मूल अधिकार जो दिया गया है संविधान में, ये किसके संविधान से प्रेरित है? तो स्वाभाविक है, आप लोग को पता चल गया होगा। अब अगली बात देखते हैं, आयरलैंड। आयरलैंड के जो संविधान से उठाया गया है वो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। राष्ट्रपति के को निर्वाचन पद्धति, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है, इसको राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, इतना चीज आयरलैंड के संविधान से पूछा जा सकता है, लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा सकता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से प्रेरित है? तो सबसे पहले तो 1935 अधिनियम से प्रेरित है। अगर 1935 अधिनियम नहीं है ऑप्शन में, तो आप वहां पे आयरलैंड के संविधान का को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आयरलैंड के संविधान से 1935 अधिनियम में भी आया, और 1935 अधिनियम से भारतीय संविधान में इसे लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। तो ये कई बार प्रश्नों में आ चुका है, ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किसके संविधान से प्रेरित है? ये भी प्रश्न बन सकता है। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति है, ये 4 ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो याद रखना ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है या लिया गया है, इसको भी ध्यान रखना। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो होता है वो किसके संविधान से प्रेरित है? इसी तरीके से आप लोग हर चीजों पर प्रश्न बनाइए। ठीक है, प्रश्न बनाएंगे, आप लोगों को कंठस्थ होता चलेगा। तो अब देखते हैं 5वां, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? केंद्र का सशक्त होना। सबसे बड़ी संघीय व्यवस्था जो है, यह केंद्र को सशक्त बनाती है। तो केंद्र का सशक्त होना अर्थात शक्तिशाली होना किसके संविधान से? कनाडा के संविधान से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। 3 सूची अभी देखेंगे, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र की सूची। तो वहां जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो समवर्ती सूची में रखी गई हैं, तो अभी आगे बात करेंगे। वहां पे केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय। ठीक है, ये 4 चीजें हम कहां से ली गई हैं? कनाडा के संविधान से ली गई हैं, इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अब प्रश्न बन सकता है कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना किसके संविधान से प्रेरित है? अवशिष्ट शक्तियों का उच्च लेवल पे हम प्रश्न बनाए, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने से क्या अभिप्राय है? लिखित प्रश्न बन सकता है। यहां पे हमें लिखित प्रश्न की जरूरत नहीं है, चाहे वो पुलिस की बात हो, चाहे यूपीएसआई की बात हो, बस ध्यान लगा के पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन में से ही टिक करना है। यदि आप पढ़े रहेंगे तो वहाँ कोई परेशानी आपको आने वाली नहीं है। तो प्रश्न बना लीजिए, आप लोग स्वयं प्रश्न बनाइए, प्रश्न बनाना जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पॉलिटी 2 या 3 तरीके से ही पढ़ी जा सकती है, अन्यथा ये भूलती जाएगी।
छठवीं बात कहता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले अभी मैं पीछे वाले में बात कर रहा था 3 सूचियों की, तो सबसे पहली चीज तो समवर्ती सूची, उसके बाद व्यापार, वाणिज्य और समागम को स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, प्रश्न आ सकता है, बढ़िया सा प्रश्न बन सकता है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित हैं समवर्ती सूची, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और संसदीय व्यवस्था। तो यहां पूछ रहा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित तत्वों को छांटिए। तो यहां पे जो 3 तत्व प्रेरित हैं, चौथा नहीं है। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन की है, याद रखना। ठीक है, अब प्रश्न उल्टा भी बन सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित, जो प्रेरित नहीं है उस तत्व को छांटिए। तो यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ना कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, तो आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन कर दिया जाता है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जर्मनी के संविधान से उठाया गया है। इसको भी याद रखना, क्योंकि इसके पहले जब द्वितीय और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो वहाँ ये चीज़ें सामने आई थी। 8वां है, सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया है, तो सबसे बड़ी बात मूल कर्तव्य। प्रस्तावना में जो न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय या आदर्श की बात की गई है, ये सोवियत संघ के ही संविधान से ली गई है। ठीक है, अब प्रश्न यहां भी बन सकता है, यहां भी प्रश्न बना लीजिए। 9वां है फ्रांस के संविधान से, तो जो गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात की गई है वो फ्रांस के संविधान से है। समता और बंधुता के आदर्शों को जो प्रस्तावना में ही स्थापित किया गया है, ये भी फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, समता और बंधुत्व की बात कहीं भी, बंधुत्व आप लोग देख लीजिए फ्रांस का संविधान। ठीक है, सबसे पहले बंधुत्व पे चर्चा जो हुई थी फ्रांस में ही हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान है उससे क्या उठाया गया है, तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, ये दोनों चीजें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से उठाई गई हैं। इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। जापान का संविधान की बात कर लेते हैं, तो यहाँ विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है ये कहाँ से उठाई गई है, तो ये जापान के संविधान से उठाई गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अर्थात विधि से ऊपर कोई नहीं है, विधि यहाँ पे हर चीज के लिए विधि बनाई जाएगी, उसी विधि के तहत कोई कार्य लागू करवाया जाएगा, नियम जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो नियम द्वारा स्थापित जो प्रक्रियाएं हैं वो कहाँ से ली गई हैं, तो जापान के संविधान से। इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये थे हमारे जो संविधान से प्रेरित तत्व थे, विभिन्न देशों के संविधान थे जिनसे क्या क्या उठाया गया है। यहाँ से प्रश्न आते हैं। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो प्रस्तावना है। आइए हम प्रस्तावना को देखते हैं। ये प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। कोई भी बुक लीजिए, वहाँ पे आपको प्रस्तावना मिलेगी, विशेष मिलेगा अर्थात टिप्पणियाँ मिलेंगी सबसे पहले पृष्ठ पे। ठीक है, इसका मतलब होता है कि पूरे बुक का जो सार है वो कहाँ पे निहित है, इसी में निहित है, प्रस्तावना में ही। तो पूरे संविधान का जो सार है वो कहाँ पे आपको मिल रही है, तो वो प्रस्तावना में मिल रही है। प्रस्तावना ही एक ऐसी चीज है जो हमारे संविधान को पढ़ने से पहले ही बता देती है कि हमारे संविधान बनाने वाले जो महापुरुष थे उनकी मंशाएं क्या थी, वो चाहते क्या थे, किस तरीके से संविधान लिखना चाहते थे। तो हर एक चीज वहां से
क्लियर हो जाती है। संविधान में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखने के बावजूद प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उस पर कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह गैर न्यायिक है और इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। हालांकि अपने बहुत सारे निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को कई बार उठाया भी है। ठीक है, मतलब उसका उदाहरण भी दिया है। अब देखेंगे हम संविधान सभा को। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा किस तरीके से बनी, किस तरीके से कार्य किया, किस तरीके से संविधान सभा के जो लोग थे वो बाद में सरकार में आए। तो भारत की जो संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने। तब उस समय कोई चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष। जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी प्रकार चुनाव हुआ था, प्रत्यक्ष वोटिंग हुई थी। 1925 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया, जो भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का पहला प्रयास था। 1925 कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, याद रखना किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। पहली बार संविधान सभा की मांग सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई और अंतिम 5वीं बार जो उठाई थी 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उठाई। संविधान सभा बनाने का निर्णय कब लिया? तो 1938 में लिया गया। फिलहाल बनी नहीं उस समय, क्योंकि भारत उस समय गुलाम था, अंग्रेजों ने नहीं माना। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है पहली बार संविधान सभा की मांग किसने उठाई? तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक जी ने। कब उठाई? तो 1895 में। ठीक, संविधान सभा के सदस्य जो थे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए, जिनका चुनाव जो है जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। ठीक है, ये चुन के आए थे, ना कि ऐसे अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था इनका, उन्हीं के द्वारा ये चुने गए थे, फिर संविधान सभा के ये सदस्य बने। ठीक, इस बात का याद रखना कि अप्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। ठीक है, बंटवारे के बाद संविधान सभा में सदस्य कैसे कैसे आए, कितने रहे? तो बंटवारा जो हुआ भारत पाकिस्तान का, बंटवारे के बाद कुल सदस्य, जब बंटवारा नहीं होता तब की बात कर रहे हैं, तो 389 थे। बंटवारे के बाद बचे 299 सदस्य। प्रश्न यहाँ से आता है, बहुत विधिवत समझना ढंग से, जिसमें 229 जो थे वो चुने हुए थे, वहीं 70 जो थे वो मनोनीत सदस्य थे, जिनमें कुल महिला सदस्य की संख्या थी 15। प्रश्न आ सकता है अनुसूचित जाति कितने थे? तो 26। अनुसूचित जनजाति के लोग के सदस्य कितने थे? तो 33 सदस्य थे। बंटवारे के बाद 3 महिलाएं जो थी ये पाकिस्तान चली गई, तो फिर कितनी महिलाएं बची? तो 15 में से 3 निकाल देते हैं तो 12 बचती हैं, और जिनमें सरोजनी नायडू जी जो थी ये एकमात्र दलित महिला थी। यहाँ से बढ़िया प्रश्न बन सकता है, और यहाँ से प्रश्न लगभग बनता है, इसीलिए मैं पूरा डिटेल्स बता रहा हूँ कि बंटवारे के पहले सदस्यों को पूछा जाता है तो 389, बंटवारे के बाद जब सदस्यों को पूछा जाता है तो 299। इसमें 299 में से 239 सदस्य चुने हुए थे और 70 जो थे वो मनोनीत थे। इसको भी याद रखना। कुल महिला सदस्यों की संख्या बंटवारे के पहले 15 थी टोटल। ठीक है, बंटवारे के बाद 3 हट गई, 12 बची। इस तरीके से प्रश्न कहीं से भी उठाया जा सकता है, तो टोटल इसको नोट करके रखना। संविधान सभा ने संविधान निर्माण कार्य में को त्वरित गति से पूरा करने के लिए 22 समितियों का निर्माण किया था। इसको भी याद रखना, 22 समितियां बनाई थी, जिनमें 8 समितियां प्रमुख रूप से थी। 8 में से मसौदा समिति, जिसके अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। केंद्रीय ऊर्जा समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय घटना समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय घटना समिति, वल्लभ भाई पटेल।
उसके बाद मूलभूत अधिकार, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अपवर्जित क्षेत्रों के सलाहकार समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको भी याद रखना, ये समितियां हैं। प्रश्न बहुत बढ़िया से आ सकता है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। मसौदा समिति, मसौदा को तैयार करना, मसौदे पर बातचीत करना, वोटिंग करना, उसके बाद उसे संविधान सभा में प्रस्तुत करना, ये मसौदा का काम था। जो भी बनता था मसौदा, जो भी नियम कानून बनाए जाते थे, संविधान जब लिखा जा रहा था, जब रचा जा रहा था, उस समय जो मसौदा बनता था तो वो उसकी जांच पड़ताल करना, ये बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता में हुई थी। केंद्रीय ऊर्जा समिति जो थी, ये किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। केंद्रीय घटना समिति के अध्यक्ष कौन थे? और प्रांतीय घटना समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोनों बातें निकल के सामने आती हैं। तो केंद्रीय यदि आता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय यदि आता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखना। अल्पसंख्यक, आदिवासी, अपवर्जित जो समितियां बनी थी, इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। ये तो आपकी जो समितियां थी ये नोट कर लेना कहीं ना कहीं। संविधान सभा में 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई, ये भी नोट करना। स्थापना के बारे में प्रश्न आता है, कई बार पूछा जा चुका है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभागृह, आज का जो संसद भवन सेंट्रल हॉल है, अब तो बदल दिया गया, अब दूसरा बना लिया गया, संसद भवन में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। प्रश्न पहली बैठक से आता है कि पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई थी, तो याद रख लेना, एकदम क्लियर हो जाना। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? याद रखना, जेबी कृपलानी साहब प्रथम व्यक्ति थे। इनकी अध्यक्षता, जो पहली बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसको भी याद रख लेना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो भी निकल रहा है जवान से नोट करते हुए चलिए, ठीक है। स्वतंत्रता देश की मांग करते हुए मुस्लिम लीग ने पहली बैठक को मना कर दिया था, याद रखना। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। कब? 11 दिसंबर 1946 को। इसको याद रखना। हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो थे वो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष चुने गए। दोनों को याद कर लेना। उपाध्यक्ष से अभी तक सवाल नहीं मिला है, लेकिन अध्यक्ष से सवाल जरूर मिला है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, हालांकि तुरंत स्वीकार नहीं किया गया। जो उद्देश्य प्रस्ताव बाद में यही प्रस्तावना बन के आता है हमारे संविधान में, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946, डेट याद कर लेना। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया था, उसके पहले नहीं था। 22 जुलाई 1947 को, ये भी नोट कर लेना, क्योंकि पुलिस आदि जैसे एग्जामों में ऐसे ही सवालों की मारपीट होती है, ध्यान रखना। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति बनी, जिसके अध्यक्ष थे बाबा साहब अंबेडकर, ये भी ध्यान रखना। इसके अन्य सदस्य थे कन्हैया लाल मुंशी, मोहम्मद साहबुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधवराव और टीटी कृष्णामचारी, पूनाराव सा टीटी कृष्णामचारी। याद रखना सभी का नाम, कन्हैया लाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल टीटी कृष्णामचारी। तो ये 4-5 जो हैं, इनका नाम याद रख लेना। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया और उसकी धाराओं को, कुछ न कुछ धाराओं को, सभी धाराओं को नहीं, कुछ धाराओं को लागू कर दिया, जिसमें प्रमुख धारा थी 395 भी, ठीक है। तो ये याद करना। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें संविधान पर सभी ने अपने हस्ताक्षर करके उसे मान्यता दी। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारतीय संविधान लागू हो गया, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक होती है संविधान सभा की। इसके बाद फिर यही सदस्य जाकर के सरकार चलाते हैं,
तो ये था हमारे संविधान का दौर, याद रखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, काफ़ी प्रश्न उठाए जाते हैं। हर एक बात जो बोलता चल रहा हूँ नोट करते हुए चलना। अब देखेंगे हम प्रस्तावना को, जिसको बोलते हैं उद्देशिका। तो आइए उद्देशिका पर चर्चा करते हैं। प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना लाई कहाँ से गई, किसने प्रस्तुत की, सब कुछ, कब प्रस्तुत की, किसने प्रस्तुत की, ये तो आपको बताना है, क्योंकि अभी अभी जस्ट 10 से 15 मिनट पहले मैंने बता दिया। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देश्य क्या, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, प्रभावित है, इसको नोट कर लेना। उद्देश्य क्या, संविधान का सार मानी जाती है, सार मतलब रास्ता, उसके लक्ष्यों को प्रकट करती है। संविधान का दर्शन भी इसके माध्यम से प्रकट होता है। संविधान लिखने वालों की मंशा क्या थी, वो इस उद्देशिका के माध्यम से प्रकट होता है। भावी भारत कैसा होगा, उद्देशिका के माध्यम से प्रकट होता है। आज की स्थिति भारत की क्या है, उद्देशिका के माध्यम से प्रकट होता है। संविधान किन आदर्शों आकांक्षाओं को प्रकट करता है, इसका निर्धारण भी उद्देशिका से हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार उद्देशिका का प्रयोग संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को झांकने और उनके उद्देश्य को जानने में प्रयोग की जा सकती है। उद्देशिका यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता द्वारा ही प्राप्त करती है, न कि सरकार द्वारा, जनता द्वारा ही प्राप्त करती है। इसी कारण यह हम भारत के लोग से शुरू होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलना है आप लोगों को। एक एक पॉइंट कुछ नहीं छूटना चाहिए। बढ़ाते हुए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई जो प्रस्तावना है, ये हमारे संविधान का सार बन के आई, मुख्य पृष्ठ बन के आई। तो अब ये जो बताया हूँ पूरी प्रस्तावना आप लोग फिर से नोट करके पढ़िए। पूरी प्रस्तावना आप लोग एक बार दो बार तीन बार पढ़ेंगे, पूरा संविधान कंठस्थ हो जाएगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि संविधान प्रस्तावना से ही पूरा हो जाएगा। बस आपको अनुच्छेद याद करना है, इसके सिवा कुछ नहीं। संविधान में कितनी अनुसूचियां दी गई हैं, आइए इस पर भी हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न उठाए जाते हैं। मूल संविधान अर्थात जो 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ होने के बाद 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग विद्यमान थे, किंतु विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से 4 और अनुसूची जोड़ी गई। अतः वर्तमान में अनुच्छेद 395 हैं। जो 12 अनुसूचियां तथा भाग जो हैं वो अभी भी 22 हैं। बहरहाल भाग भी बढ़ चुके हैं, अनुच्छेद भी लगभग 440-50 के आसपास पहुंच चुके हैं, अनुच्छेद A B C D इस तरीके से, लेकिन अभी मूल संविधान वही है 395, 12 और 22। 12 की जगह पहले 8 था, अब 12 हो गया, बस इतना ही अंतर हुआ है। तो प्रश्न यहाँ से इसी तरीके से पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। आपको ऑप्शन में 12 भी दे देगा, आपको ऑप्शन में 8 भी दे देगा। तो यही चीज़ थोड़ा भ्रामक होती है, तो इस व्यवस्था को अपने दिमाग में बना के रखना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आइए देखते हैं। पहली अनुसूची देश और 28 राज्यों का उल्लेख करती है। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख करती है जो उच्च पदाधिकारी हैं। तीसरी अनुसूची जो उच्च पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख करती है। और चौथी अनुसूची
राज्यसभा के सीटों का उल्लेख करती है। प्रश्न यहां से बढ़िया सा एक बन सकता है कि तीसरी अनुसूची में जो शपथ का प्रारूप दिया गया है, अर्थात राष्ट्रपति किस अनुसूची के तहत शपथ ग्रहण करता, अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है, किस अनुसूची में उसका प्रारूप दिया गया है शपथ का, इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। 5वीं अनुसूची है, अनुसूचित 5 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय जो प्रशासन है उनका अलग से विवरण किया गया, ठीक है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है उसकी बात की गई है। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखना 8वीं अनुसूची से प्रश्न कई बार आ चुका है, ठीक है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधान को रखती है। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायतों का प्रावधान है इसमें, और 12वीं अनुसूची में पंचायतों की जगह जो नगर निकाय हैं इनका प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो 11वीं और 12वीं जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। तो प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, प्रश्न सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ना है। मैं यही कहूँगा प्रश्न उत्तर पढ़ने से अच्छा है डिटेल्स में पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, प्रश्न किसी भी तरीके से आ जाए, ठीक है। तो आइए इंपॉर्टेंट जो अनुसूचियाँ हैं उनको देख लेते हैं। जैसे दूसरी अनुसूची है, इसके अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते उपलब्धियों का उल्लेख किया गया, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, राज्यसभा के सभापति हो गए, उपसभापति जी हो गए, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हो गए, राज्य की जो विधानसभा है उसकी सभापति तथा उपसभापति हो गए, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनको भी याद करना। ये इनका जो उपलब्धि है, जो वेतन भत्ते हैं, ये दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। तो प्रश्न यहाँ से सिंपल सा आ सकता है कि उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ या अन्य न्यायाधीश हैं इनकी उपलब्धियां और वेतन भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। महालेखक परीक्षक, जो महालेखा परीक्षक हैं, इनके वेतन भत्ते तथा परलब्धियों का जो परलब्धियां इनकी दी गई हैं किस अनुसूची में दी गई हैं। या फिर राज्यपाल के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति के स्वयं के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनके वेतन भत्तों का जो निर्धारण किया गया है वो कहाँ किस अनुसूची में दिया गया है, किसके प्रारूपित है। इसके बाद दूसरी अनुसूची के बाद हम देखेंगे तीसरी अनुसूची, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका संबंध विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ से है, परंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल के शपथ का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है तीसरी अनुसूची में, ये ध्यान रखना। शपथ का उल्लेख किया गया है लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल के शपथ का उल्लेख यहाँ पे नहीं किया गया है। बस इतना सा भ्रामक स्थिति इतनी ही पैदा होती है। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख कहाँ किया गया है, बस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद भी बताएंगे। 7वीं अनुसूची है, इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के बीच की जो संघ सूची है, राज्य सूची 3 सूचियों में बटी है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, ठीक है, के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राज्य सूची में क्या है, राज्य कानून बनाएगा, संघ सूची के अंतर्गत संघ कानून बनाएगा, केंद्रीय जो समवर्ती सूची है इसके अंतर्गत दोनों कानून बना सकते हैं। तो प्रश्न ये भी आ सकता है 7वीं अनुसूची में कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, कौन कौन सी सूची बनाई गई है। तो 3 याद रखना, केंद्र, राज्य और तीसरी है समवर्ती सूची, ठीक है। अब बात करेंगे राज्य सूची की, तो ये राज्य के हित में है। संघ सूची की तो ये संघ के अंतर्गत है, ठीक है। इसी तरीके बनाई गई है, तो याद रखना कौन किस में कानून बना सकता है। 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 14 भाषाएं थी शुरुआत में,
वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। किस अनुसूची के अंतर्गत? भाषा अभी बोला था कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आएगी, तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई वर्तमान में। 21वां संविधान संशोधन जो हुआ 1967 में, इसमें जो भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, तो इसमें मणिपुर और कोंकणी जोड़ी गई। तो इस प्रकार 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, 10वीं अनुसूची है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसका संबंध है वो दल बदल विरोध अधिनियम से है कि इस पर जब जो यहाँ नेता लोग क्या करते हैं, जो पड़ रहा भारी उसी में कूद के चले जाते हैं, तो वही दल बदल है। ठीक है, 11वीं अनुसूची है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को संविधान में जब जोड़ा गया, उस समय पंचायती राज संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई। इसके अंतर्गत पंचायतों को जो है 29 विषय प्रदान किए गए। बस इतना इंपॉर्टेंट है, कितने विषय प्रदान किए गए। तो और संविधान संशोधन वाला चौथा संविधान संशोधन है। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया जाता है। 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा जाता है, जिसके संबंध में नगरीय प्रशासन से संबंधित है। इसके अंतर्गत नगरीय संस्थाओं को 18 विषय प्रदान किए जाते हैं। बस 73वें में 29 और इसमें 18, ये याद रख लेना। ठीक है, अब देखते हैं संविधान के भाग। संविधान के भाग कौन कौन से हैं? तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन किया गया है। दूसरे में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 की बात करते हैं। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। 12 से 35 के अंतर्गत अनुच्छेद जो है वो 12 से 35 है, फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक दिया गया है। इसको भी याद रखना। किस भाग में? चौथे भाग में, भाग 4। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, अनुच्छेद 51 का के तहत। प्रश्न अभी बाद में बताएंगे किस समिति के सिफारिश पर हुआ था, आने दो, अनुच्छेद जब बता रहेंगे वहां बता देंगे। भाग 5 में संघ यूनियन, अनुच्छेद 52 से 151 को जोड़ा गया है। भाग 6 राज्य स्टेट की बात करता है, अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है, 239 से 242 अनुच्छेदों के बीच रखा गया है इसको, भाग 8 को। तो ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ड़ा तक की बात की गई है, ड़ा। भाग 9 का में नगर पालिका म्युनिसिपालिटीज की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 243 ता से लेकर के 243 या तक की बात की गई है। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है, अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 का तक की व्यवस्था इसमें की गई है। ठीक है, भाग 10 में। तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है, अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक बात की गई है। तो सिर्फ नोट करते हुए चलना, हल्का माइंड में अपने बसा लेना। मैं बता रहा हूँ, अभी 2-3 भाग जो आएंगे उन्हीं से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, बाकी प्रश्न आते नहीं। 12वें में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद विवाद की बात की गई है, 264 से लेके 300 का। ठीक है, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात करता है, अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक की बात की जाती है, व्यापार की स्वतंत्रता से संबंधित। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो हैं, अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक, जिसमें IAS, PCS वगैरह ये सब आते हैं। ठीक है, संघ और राज्यों के अधीन की सेवाएं जो हैं। भाग 14 ए में न्यायाधिकरण, ये बढ़िया इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रश्न आता है, कई बार आया है। भाग 14 ए न्यायाधिकरण, भाग 14 ए के न्यायाधिकरण से संबंधित है, इसको नोट कर लेना, कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, भाग 15 चुनाव से संबंधित है, कभी कभी भूल भटके में आ जाता है, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक। ठीक है,
17 में राजभाषा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, राजभाषा की बात की गई है। अनुच्छेद 343 से 351 तक, भाग 17 343 से 51 तक, ठीक है। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 352 से लेकर के 360 के साथ जो ये आपातकालीन प्रावधान किया गया है, ठीक है, भाग 18 में। भाग 20 की बात करते हैं तो संविधान का संशोधन दिया गया, ये भी नोट कर लेना। ये 3-4 भाग में बता दिया हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, जरूरी भी है, ठीक है। अब आइए शुरुआत करते हैं डिटेल्स में भाग 1 पर। भाग 1 भारत का संविधान है, अनुच्छेद 1 से हम शुरुआत करेंगे। अनुच्छेद 1 आ चुका है, इसमें कहा गया है भारत जो राज्यों का एक संघ होगा, बस इतनी सी बात, और बहुत बड़ी बात है। भारत है राज्यों का एक संघ होगा, न कि राज्य अलग होंगे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संकल्प के माध्यम से संविधान सभा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पेश किया था कि भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य में शामिल होने के इच्छुक क्षेत्रों का एक संघ होगा। शुरू में इस संघ, यूनियन शब्द का प्रयोग कर दिया गया, ठीक है। तो भारत राज्यों का संघ होगा, बहुत बड़ी बात है। जो भी इस संघ में शामिल होंगे वो अलग होने के लिए नहीं है, वो अलग नहीं हो सकते। अनुच्छेद 2 में कहा गया नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद को तोड़ों में याद रखना, ध्यान रखना, तोड़ तोड़ के। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्य के भागों को मिला करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र के किसी राज्य के भाग के साथ मिला करके नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। दूसरी बात इसमें कहता है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र, तीसरी बात है घटा सकती है, चौथी बात कहता है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, और पांचवी बात इसमें कही गई है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ये 5 टुकड़े हैं, पांचों टुकड़े लिख लेना मेरे दोस्त, ठीक है। यही टुकड़ा बता रहा हूं कि टुकड़ों में याद कीजिए। भाग 2 में अनुच्छेद 4 से 12 नागरिकता की बात की गई है। अनुच्छेद 5 से 12 सॉरी, अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है। जब संविधान प्रारंभ हुआ था, इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है वो भारत का नागरिक होगा। इसमें जो तोड़ है नोट करना, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या दूसरी बात जिनके माता पिता में से कोई भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या तीसरी बात जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा हो, वो भारत का नागरिक होगा। ध्यान रखना। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र में प्रव्रजन किया है, आया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि पहली बात वह अथवा उसके माता पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही में से या मातामही में से मूल रूप से या अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, वो भारत का नागरिक होगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। जबकि वह व्यक्ति ऐसा 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रयोजन किया, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डेमोनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया हो, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है, उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। इस बात को नोट करना। अर्थात भारत
सिंपल सी बात है। पाकिस्तान से जो भारत आए, बंटवारे से पहले भारत ही राज्य क्षेत्र में जन्मे थे, बाद में बंटवारा हुआ, वो क्षेत्र शामिल हो गया। वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आता है अगर, तो वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। क्योंकि भारत पाकिस्तान तो एक था ना, वो तो बाद में बंटवारा हुआ। 1935 अधिनियम 1935 में आया था, बंटवारा 1947 में होता है। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 8। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार जो है, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। तो ये नागरिकता से संबंधित कुछ जो अनुच्छेद हैं, इनको इनमें से 2-3 हैं, जैसे पीछे 2 पढ़ लिए, ठीक है, उनको याद रखना। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करना। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली तथा वह अनुच्छेद 5 के आधार पर, 6 के आधार पर और 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ये सी विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। ठीक है। यदि विधि द्वारा उसे नागरिकता उससे छीनी ना गई हो। ठीक। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करती है, ध्यान रखना। ठीक है। अब हम चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण भाग आ चुका है, भाग 3। भाग 3 से लेकर के भाग 4, भाग 5, भाग 6, बहुत ज़्यादा सवाल यहीं से आते हैं। जो भी प्रश्न उठाए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा भाग 3, भाग 4 से ही उठाए जाते हैं। ठीक है। अगर तराजू लेके तौलेंगे तो अभी तक जितने भी प्रश्न आए वो भाग 3, भाग 4, यही 2। भाग 3, भाग 4 मौलिक अधिकार की बात करेंगे। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी जो हैं, ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे समानता के अधिकार पर। समानता किस प्रकार हमारा संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 की बात सबसे पहले करते हैं। 14 से लेकर के 18 तक की बात करेंगे तो सबसे पहले अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 कहता है। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता संकल्पना ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ये बात याद रखना, जो एक नकारात्मक अवधारणा है। किसके संविधान से ली गई है, इस बात को इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना। ठीक है। विधि के समक्ष समानता से जो तात्पर्य है, किसी भी व्यक्ति को जन्म या मत के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं होंगे। सभी वर्ग समान रूप से सामान्य विधि के अधीन और सामान्य न्यायालयों के अधिकारता के अंतर्गत होंगे। कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, अधिकारी हो या गैर अधिकारी हो, प्रधानमंत्री स्वयं क्यों ना हो, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। सीधी बात। विधि का समान संरक्षण की यदि बात करते हैं तो विधि का समान संरक्षण क्या है? तो विधि का समान संरक्षण की जो संकल्पना है ये किसके संविधान से है? तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है, इसको नोट कर लेना। विधि के समान संरक्षण से जो तात्पर्य है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूपता से प्रशासित की जाएगी, अर्थात समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। समान परिस्थिति में रहते लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा।
आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो यहाँ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर ये 5 प्रकार के जो आधार बताए गए हैं इसको नोट कर लेना, पर विभेद का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 15 5 आधार, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। आप लड़का हो या लड़की हो, आपका धर्म हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप के जो मूल वंश है वो उत्तर प्रदेश का हो या मध्य प्रदेश का, जन्म स्थान जो है इस जिले का हो या किसी जिले का, इस आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। आर्टिकल 15 के नियम 1 के तहत राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। ये 5 आधार। दूसरा नियम कहता है किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर दुकानों, होटल, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों, कुओं, स्नान घाटों, तालाबों, सड़कों और पब्लिक रिजॉर्ट, पब्लिक प्लेस जो होते हैं में जाने से नहीं रोका जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना। नियम नंबर 2 यही बात कहता है, ठीक है। और चाहिए भी नहीं, क्योंकि भगवान ने इंसान बनाया है, ना कि जातियां बनाई हैं। जातियां यहां हम लोग स्वयं बना के रखे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि जातियां तो हम लोग बनाए हैं, ऊपर वाला इंसान बना के भेजा है। और किसी उच्च जाति के व्यक्ति को और किसी निम्न जाति के व्यक्ति को सामने खड़ा कर दो तो उसके भी 2 आंखें मिलेंगी, उसको भी भगवान ने 2 ही आंखें दी है। सूर्य की रोशनी उच्च जाति के व्यक्तियों के लिए भी है और निम्न जाति के व्यक्तियों के लिए भी है, वहां भगवान भेदभाव नहीं कर रहा है। हवा, यहाँ पे भी भगवान कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, जो हवा तुमको दे रहा वही हवा उनको दे रहा है। पानी तुम्हारे लिए भी उनके लिए भी समान है। फिर हम भेदभाव कैसे करते हैं? क्यों भेदभाव? अभी तो हमारा पूरा देश राममय हो गया, लेकिन राम से भी एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि राम ने निषाद राज गुहू को भी अपने गले लगाया। आगे बढ़ करके माता शबरी के जूठे बेर खाए जो एक भिलनी थी, और आगे बढ़े सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई जो वानर जाति के थे, और आगे बढ़े तो इससे सबसे बड़ी बात होती है राक्षस राज विभीषण को अपने गले से लगाया और मित्र शब्द कह के पुकारा। तो वहां से भी आदर्श स्थापित कर लीजिए। इस समय तो पूरा यूपी राममय हो चुका है, तो जातियों में भेदभाव क्यों? मैं उच्च जाति या निम्न जाति की बात नहीं कर रहा हूं, निम्न जाति से ही भेदभाव शुरू हो चुका है। उच्च जाति तो करती ही करती है, निम्न जाति स्वयं भेदभाव कर रही है, तो उच्च जाति भी कर रही है। तो भेदभाव मिटाइए, सबको आपस में प्रेम कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी पूजा ना तो भगवान की पूजा है, न मंदिर की पूजा है, न मूर्ति की पूजा है। सबसे बड़ी पूजा अगर है कुछ तो मानवता की पूजा है, और उसी मानवता पे आप लोग कायम हो जाइए, ठीक है। इससे बड़ा ना तो कोई धर्म है और ना ही कोई पुण्य है। तो जाति पाति की जो व्यवस्था है इसको हटाइए। यही हमारा आर्टिकल 15 भी कहता है कि किसी व्यक्ति को न दुकान पे जाने से रोका जा सकता है, न होटल में जाने से रोका जा सकता है, न सार्वजनिक भोजनालय में जाने से रोका जा सकता है, न सड़कों पे चलने से रोका जा सकता है। वैसे तो देश के सभी नागरिक समान हैं, उनसे भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन महिलाएं और बच्चों को इस नियम के अपवाद के रूप में देखा जा सकता है। आर्टिकल 15 के नियम 3 के मुताबिक अगर महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जा रहे हैं तो आर्टिकल 15 ऐसा करने से रोक नहीं पाएगा, रोक नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है यहीं से शुरू होता है। इस आर्टिकल के नियम नंबर 4 के मुताबिक राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SC ST OBC के लिए
विशेष उपबंध बनाने की छूट है, एक अपवाद भी है, जरूरी भी है जो चीज। आर्टिकल 15 का बेहतर अनुपालन हो, इसके लिए कुछ कानून भी बनाए गए हैं, क्योंकि यूपीएसआई से संबंधित ये है तो जरूरी है देखना। क्योंकि भैया दरोगा बनने जा रहे हो तो दरोगा को करना क्या चाहिए, आर्टिकल 15 का ही उल्लंघन आजकल ज़्यादा होता है, ये तो 21 या तो 15। तो सबसे पहले देखते हैं, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में आया। ठीक है, इस कानून के माध्यम से किसी भी रूप में अस्पृश्यता या छुआछूत का आचरण होता है तो वहां दंड का प्रावधान किया गया। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम आता है। अनुसूचित जाति ये आता है 1989 में। यह जो अधिनियम आया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति ये 1989 में आया है। अन्य बातों के साथ साथ अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्रति होने वाले अपराधों को रोकने और अपराधों के अभियोजन के लिए विशेष न्यायालय बनाने के तहत इसमें भी दंड का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये बातें याद रखना। इस अधिनियम में बताया गया कि जब किसी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की बात हो रही है, हिंदू व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है बिना वसीयत, ठीक है, तो उसकी संपत्ति को उसके वारिसों परिजनों में किस प्रकार बंटवारा किया जाएगा, ये। इसके बाद आता है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। यह अधिनियम मातृत्व के समय महिलाओं को रोजगार की रक्षा करता है और मातृत्व लाभ को का हकदार बनाता है, अर्थात अपने बच्चों की देखभाल के लिए पूरा भुगतान और उसे काम से अनुपस्थित रहने की सुविधा देता है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। इसी के तहत जब महिलाओं की प्रेगनेंसी होती है तो उन्हें 7 से 8 हफ्ते की जो छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है, तो इसी के तहत है। इसके बाद है कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध अधिनियम 2013। इसके तहत कोई भी महिला कर्मचारी हो, सरकारी या प्राइवेट विभाग में काम कर रही हो, वहाँ पे उसके साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, जो उसके साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है, इसके लिए प्रावधान किया गया है। जो अधिनियम बनाया गया है इसका नाम है कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013। ये कब आया? 2013 में आया, इसका ध्यान रखना। ठीक है, ये यौन उत्पीड़न गलत बात है। फिलहाल जो हमारे छात्र हैं छात्राएं जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, कृपया इससे दूर रहें। सिर्फ अपनी लगन अपनी निष्ठा से पढ़ाई लिखाई करते रहें, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसके बाद आता है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। इसमें दिव्यांगों के अधिकार की बात की गई है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 आता है, जिसमें मानसिक विकास करने की बात की गई है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 जो सभी वर्गों को लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है, ठीक है, ताकि हर वर्ग के नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्राप्त हो सके। आर्टिकल 16(1) कहता है। 16(1) में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी पद नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, अर्थात समानता होगी सभी नागरिकों के लिए। 16(1) ये बात कहता है। ठीक है, नोट करते हुए चलना, तोड़ तोड़ बना कर लिखना। 16(2) की बात करते हैं तो राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा न उससे विभेद किया जाएगा। 16(2) की बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पे विभेद करने से रोक रहा है, वो भी किस आधार पर? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास, 7 चीजें, 7 आधार यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, 16(3) कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले
उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है। जिस प्रकार निवास मांगा जाता है, 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उस समय की बात है, ये रखा गया था। ठीक है, निवास वगैरह जो मांगे जाते हैं तो उसी से संबंधित ये बात कही गई है। 16(4) में कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यहाँ पे आरक्षण बनाया जा सकता है, अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर परिणामिक ज्येष्ठता सहित पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यहाँ भी आरक्षण को लागू किया जाएगा। 77वां संविधान संशोधन और 85वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये दोनों संविधान संशोधन में पदोन्नति को के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक, इस बात का भी ध्यान रखना। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। अनुच्छेद 16 तक हम पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में अनुच्छेद 17 से चलेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरा हमारा डीपीएसपी अर्थात सब ये क्या बोलते हैं, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य तक हम पहुंच जाएं। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य तक अगले वीडियो में पहुंच जाएं। तो दोस्तों, बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। यही हमारी फीस होगी, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।